हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है संस्कृत वर्ण परिचय। तो संस्कृत का हम पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर है हमारा संस्कृत वर्ण परिचय। पहले हम वर्ण के बारे में समझेंगे, वर्ण होता क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ण अथवा अक्षर क्या होते हैं? हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। स्वर, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो। ठीक है, वर्ण मतलब ये आ, ई, ऊ, ये सब वर्ण है। ठीक है, इनसे मिलकर क्या बनता है? शब्द। शब्दों से क्या बनता है? वाक्य। वाक्यों से क्या बनती हैं? बातें। ठीक है, तो वर्ण क्या होता है? जिनका हम उच्चारण करते हैं, जिन ध्वनियों का हम उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वे ध्वनियां होती हैं जो बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोली जाती हैं। व्यंजन क्या होती है? स्वतंत्र रूप से बोले जा सकें, वे सभी वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जो बिना किसी के बोले जाते हैं, जैसे आ, ई, उ, इनमें कोई हेल्प नहीं लेती। का के साथ आप आ का साउंड आता है, का, खा, गा। तो ये सारे क्या हो गए? हमारे स्वर और व्यंजन की परिभाषा होगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा, बचपन से आप पढ़ते आओ। अब बात आती है कि हिंदी भाषा का उदय कहाँ से हुआ, हिंदी भाषा कहाँ से आई। ठीक है, तो हिंदी भाषा का उदय सबसे पहले हुआ माहेश्वर सूत्रों से। माहेश्वर सूत्र क्या है? माहेश्वर सूत्र हैं हमारे 14, जो शिव के डमरू के बजाने से उत्पन्न हुई ध्वनियां हैं। तो शिव जी ने जब डमरू बजाया तो 14 ध्वनियां उत्पन्न हुई। इन्हें नवम प्लस पंचम दो भागों में बांटा गया, 9 और 5 में। तो ये 14 ध्वनियां उत्पन्न हुई। 14 ध्वनियों से ही सारी संस्कृत भाषा बनी और संस्कृत भाषा डेवलप होते होते हिंदी भाषा में परिवर्तित होगी। ठीक है, तो क्या क्या 14 थे वो? आई ऊड़ा री लका ऐ औंगा ऐ ओचा है बरटा लणा या मंगड़नम जा भाया जड़दस जब गड़दस कापा चटा चटा तब का पाया शरा हल। ठीक है, तो ये हमारे 14 माहेश्वर सूत्र है। अब इन माहेश्वर सूत्रों से सबसे पहले बनते हैं प्रत्यार। प्रत्यार क्या होते हैं समझो, आसान सी बात है। हमें सबसे पहले जैसे आ को उठाया हमने और का को उठाया लास्ट वाले, तो ये हो गया अक प्रत्यार। क्या हो गया? अक प्रत्यार। अब इनके बीच में जो भी स्वर आते हैं, ई, उ, ऋ, ली, तो ये इनके बीच के आने वाले स्वर होते हैं। ठीक है, अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 71वें सूत्र आदिर अंतर्य संहिता के द्वारा प्रत्यार बनाने की विधि का पाणिनि ने निर्देश किया। 14 सूत्रों से संस्कृत भाषा में समस्त वर्णों का समावेश किया। संस्कृत भाषा के समस्त वर्ण इन्हीं 14 सूत्रों से बने। इनमें 4 सूत्रों में स्वर है और बाकी सूत्रों में 10 में व्यंजन है। स्वर वर्णों को अच और बाकी वर्णों को हल कहते हैं। अब अच वर्ण कैसे कहते हैं समझो। स्वर वर्ण अच कैसे होते हैं? आ और चा। अब आप देखेंगे इनके बीच में जितने ई, उ, रे, लक, ए, ओ, आई, औ, ये सारे स्वर हो गए। बाकी इसके बाद जो भी आएंगे हाय, वर्टा, लणयम, ये सारे व्यंजन होते हैं। इनको हम लास्ट वालों को नहीं लेते, हलंत वाले वर्णों को। ठीक है, इनको हम नहीं लेते हैं प्रत्यार। ठीक है, तो टोटल हमारे कितने? 42 प्रत्यार बनते हैं, 42। अब 42 में आपको सारे याद नहीं रखने, कुछ कुछ याद रखने हैं। जैसे अकार वर्ण में 8 प्रत्यार बन जाएंगे। कौन कौन से? अड़, अक, अच, ये सारे प्रत्यार। तो कुछ कुछ आपको प्रत्यार ऐसे याद रखने हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, सारे नहीं, कुछ कुछ याद रखने हैं। ठीक है, या मंगणम, इसमें 4 प्रत्यार बनेंगे। तो ये बनाने तो आप खुद ही सीख के कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो आपके 42 प्रकार बन गए। अब उसके बाद है हमारा उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान होता है कि हम शब्दों का उच्चारण गले के कौन से पार्ट से, मुंह के कौन से पार्ट से करते हैं। तो इसके आधार पर हमने स्वरों को 3 पार्ट्स में बांटा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर होते हैं जो केवल एक मात्रा का समय लगे, अर्थात कम समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ऋ, ली, इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते होते हैं जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है, इनमें अपेक्षा 2 गुना समय लगे। स्वर स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय है। आ, ई, उ, ऋ, इनमें 2 गुना समय लगता है। प्लुत क्या होते हैं? अच्छा, इनकी संख्या भी याद करनी है। इनकी संख्या 8 है। ठीक है, प्लुत स्वर क्या होते हैं? इनमें 3 गुना समय लगता है। जैसे ये हो गया आ, ई, उ। अब इसमें क्या, ये 3 की अक्षर जो होता है ना संस्कृत वाला, ये लिख देते हैं साथ में। आ के साथ 3 लिख दिया तो आ, ई के साथ 3 लिख दिया तो ई। तो इस तरीके से चलते हैं। अब है व्यंजन के भेद। तो व्यंजन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कैसे होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करने से जीवा मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है, तो वो कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन। जो हमारी टंग है वो मुंह के किसी भी पार्ट को टच करती है तो वो होते हैं स्पर्श व्यंजन। कितने होते हैं? 25। कौन कौन से होते हैं? का, चा, टा, ता, इन पूरे वर्ग को ले लीजिए। का, खा, गा, घाना, चा, छा, जा, झाइया, ता, था, दा, दाना,
ता था दा धा ना पा फा बा बा मा। तो ये जो 25 वर्ण है ये हमारे कौन से हो जाते हैं, ये हमारे हो जाते हैं स्पर्श वर्ण, ठीक है। उसके बाद आते हैं अंतस्थ। अंतस्थ क्या होते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने वायु कुछ रोककर अल्प शक्ति के साथ किया जाता है, मतलब वायु कुछ देर अंदर रुकती है तब निकलती है, तो इसको बोलते हैं या वा रा ला। आप बोल के देखेंगे आपको लगेगा वायु कुछ देर रुक रही फिर निकल रही, तो या वा रा ला ये हमारे होते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद है हमारे ऊष्म। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु को धीरे रोककर रगड़ के साथ निकाल लिया जाता है और वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आप बोलेंगे शा 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 हा, तो ये कैसे होगा, ऊष्म संज्ञक व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे स्वर 3 प्रकार के, हस्व दीर्घ प्लुत, ठीक है। व्यंजन कितने टाइप के, 3 टाइप के, स्पर्श अंतस्थ और ऊष्म, ठीक है। अब कुछ और विभाजन भी है, जैसे अयोग वहा वर्ण। अयोग वहा क्या होते हैं, स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। स्वर के बाद ना अथवा मां के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंग, अंग में ये क्या ना साउंड कर रहा है, अंग, ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे इयम, ठीक है, ए ई और या, यहाँ पे क्या लगा है ऊपर अनुस्वार लगा है, तो यहाँ पर क्या साउंड कर रहा है, ये माँ इयम, ठीक है। तो ये आधा ना या आधा माँ का साउंड करता है। अनुनासिक क्या होते हैं, ये 5 व्यंजन अनुनासिक माने जाते हैं। इन्हें अर्ध अनुस्वार भी कहते हैं, जिसे चंद्र बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। मतलब यहाँ आधा माँ, माँ जैसे अभी मैं बताया यम तो माँ आ गया, ना आ जाए ना आता है, ये सब साउंड ये करते हैं, ठीक है। विसर्ग क्या होते हैं, स्वरों के आगे आने वाले 2 बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण आधे हा की तरह से किया जाता है, जैसे राम, भानुआ, ठीक है। जीवामूल क्या होता है, इनका प्रयोग का खा से पहले किया जाता है, अर्थात का खा के पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश चिन्ह को जीवामूल्य कहते हैं। मतलब का और खा से आगे ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे ज्यादा, जीवामूल कहते हैं, ठीक है। इतना याद कर लो। उपधमानीय क्या होता है, इनका प्रयोग पा और फा के पूर्व अर्ध विसर्ग के समान किया जाता है। मतलब पा और फा के आगे अगर ऐसे लगा तो ये अर्ध विसर्ग होती है इनकी, ठीक है। अब है उच्चारण स्थान, ये इंपॉर्टेंट है। उच्चारण स्थान बताए हैं टोटल 8। कितने बताए हैं, 8 स्थान बताए गए। उर, कंठ, सिर, जीवामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु। कंठ का सूत्र है अहु अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा। मतलब इसमें कहा अकु मतलब आ, का मतलब काबर, ठीक है। ये विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ठीक है। अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा, तो आ और का वर्ग के जो वर्ण है उनका नाम कंठ से उनका हम उच्चारण करते हैं। तालु का सूत्र है इचु यशा नाम तालु, तो ई वर्ग आ गया, ई और चा वर्ग आ गया, तो इचु यशा नाम तालु, और या और सा भी इसमें आ जाता है, ठीक है। मूर्धा, ऋतुष्णा नाम मूर्धा, तो रा रेर मतलब रेर, टावर, रा और शा, तो ऋतुष्णा नाम मूर्धा। दंत का क्या होता है, लिटतूष्णा नाम दंता, मतलब ला और तावर पूरा और ला और शा, तो इनमें शब्द खुद ही बता रहे हैं कि मैं कहाँ पर हूँ, ठीक। इसके बाद है ओष्ठ, उपधमानीय नाम ओष्ठा, तो ऊवर अब पा आ गया तो पावर, ठीक है। और उपधमानीय में कौन से आते थे, अभी मैंने बताया था पा और फा आते हैं बस, ठीक है। तो उपधमानीय। कंठ तालु, तो एदतो कंठ तालु ए, ठीक है। कंठोष्ठ, ओदोतो कंठोष्ठम, जीवामूलश्च जीवामूलम, तो इसमें का और खा हो जाता है। ओष्ठ का याद रखना है बकारस्थ दंतोष्ठम, नासिका का या मंगड़नम नासिका, ठीक है। तो इसमें अनुसार वाले आ जाते हैं। तो इसमें जितने भी आपको उच्चारण स्थान दिए गए हैं वो आपको याद होने चाहिए। इसमें जो दिए हैं देखो मेनली 8 ही होते हैं, इसमें जो दिए हैं वो आपको सारे याद नहीं करने, जो मैंने 8 ऊपर बताए थे ना, इनको अगर प्रकार पूछे जाएंगे तो ये याद रखोगे, लेकिन इनकी सब भी आप याद रखोगे कौन से में कौन सा वर्ड आ रहा है, मेनली वही होते हैं, ठीक है। अब है वर्णों का आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। प्रयत्न क्या होता है, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं, मतलब कोशिश, वर्णों को आप किस तरीके की कोशिश से उनको बोल पा रहे हो। तो प्रयत्न 2 टाइप का होता है, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, आभ्यंतर का अर्थ है भीतर, या आभ्यंतर प्रयत्न से तात्पर्य उस चेष्टा से जो वर्णों के उच्चारण से पूर्व मुख के अंदर होती है। मतलब जब हम कोई चीज बोलने वाले तो मुख के अंदर जो प्रोसीजर हो रहा है वो है आभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है। क्या है ये अभ्यास, तालु मूर्धा दंत आदि उच्चारण स्थानों का स्पर्श करती है, इसलिए स्पर्श वर्ण कहते हैं, तो स्पर्श वर्ण हो गया, ठीक है। ईसत स्पर्श। अब आभ्यंतर प्रयत्न कितने टाइप का होता है, 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 5। स्पृष्ट वर्ण, स्पृष्ट वर्ण जब जीवा यानी हमारी टंग तालु मूर्धा दंत आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है तो बोलते हैं स्पर्श वर्ण, ठीक है। ईशत वर्ण क्या होते हैं,
थोड़ा स्पर्श या छुआ गया, तो थोड़ा सा अगर स्पर्श होता है तो उसको बोलते हैं ईशत वर्ण। तो का से माँ तक कौन हो गए हमारे स्पृष्ट, ईशत हो गए हमारे यावर अला। विव्रत कौन से वर्ण होते हैं भाई, विव्रत का अर्थ है खुला हुआ, जिनके उच्चारण से मुंह खोलना पड़ता है वो विव्रत वर्ण होते हैं। और ईशत विव्रत कौन से होते हैं, थोड़ा विव्रत अर्थ है खुला हुआ, जिनके जीवा को थोड़ा कम उठाना पड़ता है, जैसे शल, शा शा शाह, थोड़ा सा टंग को उठाना पड़ता है, तो ईशत विव्रत। अब मैं ये आपको, जब मैं एक्टिवली प्रेजेंट होता आपके सामने, तब मैं ये बता पाता आपको कि हम कब टंग को उठा रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं। पर यहाँ पर मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि पहले हमने क्या समझा, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान हमने 8 समझे, कंठ है हमारा, तो उनके सबके सूत्र भी हमको याद रखने हैं, दंत है ना, और उर है और स्थान है, तो हमको वो याद रखने हैं। फिर हमारा आता है प्रयत्न। तो प्रयत्न 2 टाइप के हैं, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का, स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, विव्रत, ईशत विव्रत और समृत। ठीक है, दिया होगा आगे समृत। ठीक है, तो ईशत कौन से होते हैं, ईशत कौन से होते हैं, जिनमें मुख में टंग कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे थोड़ा सा स्पर्श करे, ईशत। ठीक है, तो ईशत में हमारे कौन से आ जाते हैं, वो का से माँ तक आ जाते हैं। ईशत कौन से, थोड़ा सा स्पर्श किया टंग ने, तो उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करती है, तो ये हमारा ईशत स्पष्ट। स्पष्ट क्या हुआ, जब जीवा तालु मूर्धा दंत आदि को स्पष्ट करती है तब बोलते हैं स्पष्ट। ठीक है, तो स्पष्ट और ईशत स्पष्ट। ईशत विव्रत, ईशत विव्रत क्या होते हैं, थोड़ा विव्रत होता है, मुंह थोड़ा सा खुलता है, तो उसको शल बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब है हमारे समृत वर्ड। समृत का अर्थ है ढका हुआ या बंद, जिसमें वायु मार्ग बंद रहता है, मतलब मुंह बंद रहता है। तो वो कौन कौन से हमारे, वो है हमारे ह्रस्व आ के प्रयत्न। ठीक है, तो आ ई ऊ रे ल का, ये तो ह्रस्व आ का अगर हम प्रयत्न करें तो वो प्रयत्न है समृत। तो समृत में केवल एक आएगा ह्रस्व आ। ह्रस्व आ मतलब आ नहीं, आ बस हल्का सा बोला, ह्रस्व, दीर्घ नहीं, ह्रस्व। तो ह्रस्व आ हो गया समृत। विव्रत हो गए ये, ईशद विव्रत, ईशद स्पृष्ट और स्पृष्ट। ठीक है, फिर इसके बाद है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न में आपको 11 के 11 नाम याद करने हैं बस। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदांत, अनुदांत और स्वरित। विवार का मतलब क्या है, खरो विवारा श्वासा घोषा चे। इसका मतलब क्या है, खर प्रत्यार के अंतर्गत आने वाले। ठीक है, विवार का मतलब है खर प्रत्यार के अंतर्गत आए। खरो विवारा श्वासा घोषा चे। अब संवार क्या है, हस प्रत्यार के अंदर आने वाले, तो हस संवारा नादा घोषा चे। अब खरो विवार की खर, जो खर प्रत्यार है उसके अंतर्गत कौन आते हैं, खाफा छाटा ता चाटा कापा शा शा शा, तो ये खर प्रत्यार के अंदर आ गए, तो ये विवार हो गए। संवार हो गए जो हस के अंदर आते हैं, तो हस संवारा नादा घोषा चे। ठीक है, वर्गाणाम प्रथमा तृतीया पंचायाम यणश्च अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में कौन क्या आया, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। जैसे का वर्ग है तो का, खा, अब लास्ट वाला पांचवा। ठीक है, तो वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो आता है वो किस में आता है, इस वाले सूत्र के अंतर्गत आता है। महाप्राण का मतलब वर्गाणाम द्वितीय चतुर्था सलश्च, तो दूसरा, चौथा और सलश्च क्या है, महाप्राण है। ठीक है, तो इन तरीके से आपको यही चारों श्लोक याद रखने हैं। ठीक है, 4 सूत्र याद रखने हैं, बाकी आपके इतने 11 जो है, 11 के नहीं, आपको क्या, विवार, समार और श्वास। ठीक है, ये तो याद ही रखने हैं। ठीक है, तो ये मोर देन इनफ है इस चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है, इतना आप समझ जाते हो तो आप बहुत सारी चीजें समझ जाते हो। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है संज्ञा प्रकरण। संज्ञा क्या होती है भाई, संज्ञा दैट इज नाउन। ठीक है, नाउन क्या होता है, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम, किसी जिसको हम कोई भी ना कोई नेमेबिलिटी कर सकते हैं, जिसको हम नाम दे सकते हैं, वो क्या है, संज्ञा है। संज्ञा क्या है, सम प्लस ज्ञा, सही ज्ञान का अर्थ, सही अर्थ का ज्ञान करने वाला संज्ञा कहलाता है। ठीक है, सॉरी, व्यवहारिक सुविधा के लिए प्रत्येक व्यक्ति पदार्थ किसी न किसी नाम से अभिहित बोला जाता है, इसी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा सूत्र क्या है, संज्ञा सूत्र 2 होते हैं। देखो, संज्ञाओं का विधान करने वाले सूत्र संज्ञा सूत्र कहलाते हैं। अधिक विषय का संक्षेप में कहना सूत्र कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले पद। ठीक है, सबसे पहले क्या है, पद। सुबंत और तिंगत की पद संज्ञा होती है। 2 टाइप के पद होते हैं, एक तो होते हैं सुबंत पद और एक होते हैं तिंगंत पद। तो सुबंत पद और तिंगंत पद की कौन सी संज्ञा होती है, पद संज्ञा। अब संज्ञाओं के प्रकार समझ रहे हैं हम। ठीक है, तो संज्ञाओं में पहला प्रकार है पद संज्ञा। पद संज्ञा कौन कौन सी है, सुबंत और तिंगत। संज्ञा के साथ सु और जस आदि नामों के पदों में आने वाले 21 प्रत्यय। अब इसके शुभ के अंतर्गत 21 प्रत्यय आते हैं। तिप, तस, झी आदि क्रिया पदों में आने वाले 18 प्रत्यय विभक्ति संज्ञक हैं।
अब तुम्हें इतना डिटेल में नहीं जाना है, तुम बस ये याद कर लो, बस सिंपल, कि संज्ञा को हमने बांटा तो पहला टाइप है संज्ञा पद। संज्ञा पद दो टाइप के होते हैं, सुबंत और तिंगंत। सुप में कौन कौन से आते हैं? सुप में तुमको याद है तप तच झी, ये प्रत्यय याद रखने हैं बस, ठीक है। उसके बाद है सुप्तिंगम पदम, मतलब रामा 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 भक्ति भक्ति, केवल पद पट ये इत्यादि को पद नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसमें जो भी पद आते हैं वो ये वाले पद मैंने अभी आपको बता दिए थे, ठीक है। संस्कृत भाषा में जिसकी पद संज्ञा होती है उसका वाक्य प्रयोग नहीं किया जा सकता। संस्कृत भाषा में जिसकी पद संज्ञा होती है उसका वाक्य प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब है संयोग, ठीक है, पद हो गया, अब होना चाहिए संयोग। तो संयोग क्या है? अचों से अव्यवहित हल को संयोग संज्ञा होती है। मतलब क्या है? स्वरों में, अच्छा मतलब स्वरों से अव्यवहित, मतलब इनको ठीक से जब रखा जाता है तो जो हल बनते हैं, व्यंजन बनते हैं, उनकी क्या होती है? संयोग संज्ञा होती है। अर्थात दो या दो से अधिक हल वर्णों के बीच में अच का ना होना, मतलब व्यंजन आ गए दो, उनके बीच कोई भी स्वर ना आए, दो व्यंजनों के बीच में कोई भी स्वर ना आए, इस प्रकार से स्वरों को अव्यवहित किया जाए, ठीक है। ज्वाइनिंग ऑफ टू लेटर्स विदाउट एक्जिस्टेंस ऑफ वॉवेल, मतलब स्वरों के बिना बनाना। जैसे और इसका सूत्र क्या होता है? हलो अंतरा संयोगा, मतलब हलों का अंतर करके संयोग बनाया गया उसको बोलते हैं क्या? संयोग। किसका? अचों का संयोग, ठीक है। जैसे उद्यानम में दा और या तथा गच्छति में चा और छा का संयोग है। तो उद्यानम में जैसे उद्यानम होता है तो दा और या ऐसे लिखते हैं उद्यान, तो दा और या का संयोग है, इसके बीच में कोई भी स्वर नहीं है, ठीक है। संहिता, वर्णों के अत्यंत समीप अर्थात व्यवधान रहित सामीप्य को संहिता कहते हैं। तो संहिता का परासन्निकट संहिता, मतलब वर्णों के अत्यधिक समीप व्यवधान रहित संयोग को संहिता कहते हैं। वर्णों की संहिता की स्थिति में ही संधि कार्य होते हैं। जैसे बाग ईश, मतलब संधि कार्य, जो संधि जो बनती है वो किस में बनती है? संहिता से बनती है। तो वर्णों का एक दूसरे से मिलना क्या कहलाता है? संहिता कहलाता है। लोप, ना दिखाई देना अर्थात पहले रहने वाले के बाद में नहीं दिखाई देना, मतलब किसी चीज का लोप हो जाना। तो अदर्शन हो जाना, दिखाई न देना, तो उसे बोलते हैं लोप। तो लोप का सूत्र होता है अदर्शन लोपा। तो अदर्शन लोप सूत्र से हम कुछ चीजों का लोप कर देते हैं, मतलब कुछ चीजें दिखाई नहीं देती पर उनका साउंड आ रहा होता है, ठीक है। तो वो होती है हमारी ये वाली संज्ञा। उसके बाद है इत संज्ञा। माहेश्वर सूत्रों के अंत में जो व्यंजन है उनका नाम इत है। इन इतों को अनुबंध भी कहा जाता है। इनका नाम इत है, इसका लोप हो जाता है तस्य लोप। तो तस्य लोप सूत्र से जो शब्द का वर्ण लास्ट होता है ना उसका लोप हो जाता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, इसमें दिया नहीं है एग्जाम्पल, हम बता देंगे इसका कोई भी अच्छा सा देख के, ठीक है। तो ये हो गया। फिर वृद्धि संज्ञा। वृद्धि संज्ञा क्या होती है? वृद्धि राधेच, यह सूत्र वृद्धि संज्ञा बनाने वाला सूत्र, यह सूत्र वृद्धि संज्ञक वर्ण के बारे में बताता है। जैसे आ ए औ, ये वर्ण वृद्धि संज्ञक वर्ण है, इनकी वृद्धि हुई है, छोटा आ से बड़ा आ, छोटी से बड़ी ई, है ना। तो ये वृद्धि के सूत्र है, ठीक है। गुण संज्ञा, आदेंग गुण। अब गुण संज्ञा क्या होती है? गुण संज्ञा होती है, जैसे यह सूत्र गुण संज्ञा बताता है, ये गुण संज्ञक वर्णों को बताता है। जैसे हर्ष अकार ए ओ वर्ण गुण संज्ञक वर्ण है, मतलब ये हश्व हैं, ठीक है, लेकिन इनका गुण क्या है? ये गुण संज्ञक वर्ण है, हश्व ही लेकिन गुण संज्ञक वर्ण है, ठीक है। तो ये बस आपको नाम याद रखने, प्रत्याहार में नहीं याद रखना। उदांत अनुदांत याद रख सकते हो वर्ड, बस इनके आपको सूत्र याद रखने हैं। उदांत का है उच्चर उदांत, मतलब कंठ तालु आदि के ऊपरी भाग से किया जाता है, कंठ तालु आदि के निम्न भाग से किया जाता है। तो नीचे उदाहरण स्वरित, स्वरित संज्ञा होती है, मतलब स्वरों की संज्ञा, ठीक है। तो ये संज्ञा के बारे में आपको इतना ही याद रखना है, ज्यादा नहीं, बस संज्ञा आपको थोड़ी थोड़ी इतनी आनी चाहिए जितनी मैंने आपको पढ़ाई, ठीक है। तो संज्ञा नॉट दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो संज्ञा जितनी मैंने बताई, क्या क्या बताई मैंने? संज्ञा बताई सबसे पहले, संज्ञा क्या होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सुबंत और तिंगत, मतलब पद संज्ञा दो टाइप की होती है, सुबंत और तिंगत। सुब का क्या सूत्र है? सुब तिंगम पदम। तिंग वाले का क्या है? तिंग, हाँ सॉरी, देखो पद संज्ञा हो गई सुब तिंगम पदम, ठीक है। उसके बाद है हमारी ये संयोग, तो इसकी होगी हलांतरा संयोग। संयोग में मैंने बता दिया था कि दो व्यंजनों के बीच में स्वर का ना आना। फिर है संहिता, तो परासन्निकट संहिता। लोप है तो अदर्शन लोपा, ठीक है। तो इस तरीके से संज्ञाओं के आपको अलग अलग सूत्र याद रखने हैं, ठीक है। जहाँ लोप संज्ञा हो रही है वहाँ आदर्शन लोप है, कुछ चाहे लोप हो रहा है आदर्श लोप, तो ये पूछा कैसे जाएगा? पूछा कैसे जाएगा, देखो ये भी दिखा देते हैं आपको। जैसे
अनुनासिक वर्ड किसे कहते हैं? तो अनुनासिक वर्ड मैंने कौन से बताए थे, जो आधे बोले जाते हैं, ठीक है, मुख और नासिका से उच्चारित ना होने वाले, तो यही थे मुख और नासिका से उच्चारित ना होने वाले, जैसे मैंने बोला था ना, आधा माँ हो गया, तो ये मुख और नासिका से उच्चारित नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है, मान लो कस्मिन विकल्प के संयोग संज्ञा अस्ति, संयोग संज्ञा कहाँ है? अब संयोग संज्ञा का सूत्र क्या था? सूत्र ये था कि कहीं पर ऐसा संयोग हो जहां पर स्वर ना आए, तो तुम देखोगे इसमें आ तो आ ही रहा है दोनों के बीच में, बाला में। रमेश में देखोगे तो रमेश को और तोड़ोगे रामा, हाँ, राम प्लस ईश, आ और ई मिलके ए बन रहा है, तो ई तो आ गई इसमें, तो बात बनी नहीं। लेकिन ऊष्ट्र में तुम देखोगे तो ये शा है, इसमें भी आ नहीं आ रहा और फिर टा आ जा रहा है, तो इसमें भी नहीं आ रहा, तो ऊष्ट्र ये एक ऐसा वर्ण है जिसमें संयोग संज्ञा है। इस तरीके से सूत्र बनेगा, ठीक है। तो कौन सा सूत्र है? हल्लो अंतरा संयोग, ठीक है। तस्य लोप का भी कोई ना कोई मिल जाएगा, तो ये आसान है समझना, ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। इसके बाद है हमारा उपसर्ग प्रकरण, ठीक है। अब उपसर्ग क्या होता है भाई, उपसर्ग समझते हैं, बहुत आसान है, इसमें रट्टा लगाना बस, कुछ नहीं है इसमें। कौन कौन से हमें 22 उपसर्ग याद रखने हैं, 22 उपसर्ग हमें याद रखने हैं, परा परा अपसन। अब उपसर्ग होता क्या है? ऐसे वर्ण जो किसी वर्ण के आगे लग के उसका अर्थ बदल जाए, जैसे है, मान लो जैसे ये, ठीक है, भवती, भक्ति माने होना, प्रभवती, ठीक है, प्रभवती तो पहले होना, ठीक है, प्रभवती तो प्रा लग गया तो बिल्कुल मीनिंग ही चेंज हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको 22 उपसर्ग टोटल याद रखने हैं। अब सुनो क्या होता है, ठीक है। धातुओं के मुख्य रूप से 3 प्रकार के परिवर्तन करते हैं। क्या? पहला परिवर्तन है मूल अर्थ को बाधित करते हैं, मतलब मूल अर्थ बदल देते हैं। क्रिया में कोई विशेष प्रभाव नहीं होता, क्रिया में कोई प्रभाव नहीं करते। उपसर्ग क्रिया में वैशिष्ट उत्पन्न कर देते हैं, मतलब कुछ विशेषता उत्पन्न भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब विशेषता उत्पन्न कर सकते हैं क्रिया में, ठीक है। टोटल हमको कितने उपसर्ग याद रखने? 22, ठीक है। अब कौन कौन से उपसर्ग हमको याद रखने हैं वो शुरू करते हैं, ठीक है। विभिन्न उपसर्ग जोड़ने पर मूल शब्द के अर्थ परिवर्तन को आप निम्नलिखित उदाहरण से समझ सकते हो कि मूल शब्द का अर्थ कैसे होता है। जैसे हार शब्द है, ठीक है, हार का अर्थ है माला, लेकिन प्रहार अगर तुमने कर दिया तो हो गया मारना, ठीक है। तो इस तरीके से शब्द समझ सकते हो, ठीक है। तो अब हम बिना टाइम को खराब किए हम 22 प्रकार के उपसर्ग समझ लेते हैं बहुत ही जल्दी, और आपको करना क्या है, 10-5 मिनट में ये समझना है। प्रा उपसर्ग हो गया, प्रा का मतलब है आगे, यश या अधिक, तो प्राभवती, प्रातिष्ठते, प्राविष्टि, 4-5 वर्ड हर किसी के। प्रस्थान, ठीक है, हो गया। पराभक्ति, पराजयते, परा करोति, भक्ति जयति करोति, ये मूल धातु हैं, ठीक है, और इनमें आगे परा उपसर्ग लगा है, ठीक है। अपमित होता है उपसर्ग बुरा, बुरा मतलब कुछ बुरा, अभाव मतलब खत्म होना, ठीक है। तो अप करोति, अप जानाति, अप जानीते, अप इच्छते, अपयशा, अपमानसा, ठीक, अपमानम, ठीक है, अपमानम हो गया। अपकार, तो आप जो वर्ड आपको आसान लगे, जैसे अपमानम है, आप अप वर्ड याद रहेगा, आप अप उपसर्ग में अपमानम आ गया, ठीक है। सम उपसर्ग में सम, संभवती, समागच्छति, समग्रहति, संभाष्यते, ठीक है, समकल्पा, ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो। उसके बाद अनु उपसर्ग, अनुगच्छति, अनुचलती, ये 5-5 याद रखने, अनुकूल, अनुचर, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, मुख्य धातुएं हैं, ठीक है, और इनमें ये हमारे उपसर्ग लगे हुए हैं, ठीक है। अब उपसर्ग, अब गच्छति, अब जानाति, अब तिष्ठति, अब गुणा, अब तार, ठीक है, ये हो गए, ठीक। तो इसी तरीके इसमें कुछ नहीं है, बस आपको ये 5 याद रखने, 5-5 6-6 आप याद रख लो। अब पेपर में कैसे, निर के याद रख लो, निर्चेते, दुष् के याद रख लो, दुष्चरती, दुष्करोती, दुष्तरती, दुस्साध्य, दुस्साहस, ठीक है। इसके बाद है दुर्गति, ठीक है, बी उपसर्ग हो गया, तो इसमें से लगभग आप 10 से 12 उपसर्ग याद कर लो, उनके वर्ड याद कर लो। जैसे अपी उपसर्ग है, अगर पूछ लिया आपको अपी उपसर्ग के शब्द बताओ, तो क्या है, अपी गिरती, अपी ददाती, अपी नियति, इसमें आपको ज्यादा संस्कृत यूज ही नहीं करनी है, ठीक है। आ के हो गए आनैति, आचरती, ये सब वर्ड हो गए, ठीक है। अति के हो गए अतिशेते, अतिक्रांति, अतिवर्तते, अति एति, अत्यति, अतिवृष्टति, ठीक है। नि उपसर्ग होगा निवेद्यति, निवर्तते, निवसति, सुपचते, सुशोधते, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सारे उपसर्ग पढ़ लेने हैं, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या बनेगा, उपसर्ग क्या होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, उपसर्ग का सूत्र क्या है, ठीक है। हाँ, उपसर्ग का सूत्र ये मैंने नहीं बताया, ये तो याद आ गया भाई, देखो, उपसर्गा क्रिया योगी, ये सूत्र है, ये याद कर लेना, उपसर्गा क्रिया योगी, ठीक है।
बहुत सिंपल सा चैप्टर है ये उपसर्ग, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, ठीक है। 4 उपसर्गों का प्रयोग करते हुए संस्कृत में वाक्य निर्माण करें। वाक्य निर्माण जब मैं सिखाऊंगा तब, जैसे परा है तो इसको परा को आपको 1-2 वर्ड याद है, जैसे नि तो निविष्टि, ठीक है, निवेश्यते, निकरोति, तो ये वर्ड हो गए इनके आधार पर आप शब्द निर्माण, सेंटेंस निर्माण मैं आपको सिखा दूंगा। तो ये हमारे शुरू के वो टॉपिक थे जो बहुत ही आसान होने वाले हैं, ठीक है, 1 2 3 चैप्टर। इसके बाद अब हम जो संस्कृत समझेंगे वो एकदम अच्छी लेवल वाली समझेंगे, ठीक है। अच्छी लेवल मतलब आगे के चैप्टर, संधि, समास और सेंटेंस कैसे बनानी है, शब्द रूप, धातु रूप, ठीक है। थैंक यू सो मच।